हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सीडीपी की क्लास 3। दोस्तों क्लास 1 में हमने वृद्धि एवं विकास के बारे में बात की थी और क्लास 2 में हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में बात की थी। दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। आज की क्लास में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं, यानी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए दोस्तों, विकास की अवस्थाओं को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि विकास क्या होता है। तो देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना रुके निरंतर चलती रहती है, यानी कि विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं मनोविज्ञान क्या है या मनोविज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, मनोविज्ञान हमें बताता है कि एक बालक का विकास किस तरह से होता है। एक बालक का विकास शैशवावस्था में किस तरह से होता है, एक बाल्य अवस्था में या किशोरावस्था में किस तरह से होता है। तो देखिए, मनोविज्ञान क्या करता है, एक बालक के विकास को बताता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है गर्भावस्था, दूसरी होती है शैशवावस्था, तीसरी होती है बाल्य अवस्था और चौथी होती है किशोरावस्था। देखिए दोस्तों, बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है उत्तर बाल्य अवस्था, दूसरा होता है मध्य बाल्य अवस्था। सभी को एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी के टाइम जान लेते हैं, कौन सी अवस्था कौन से वर्ष से लेकर कौन से वर्ष तक होती है। तो देखिए, गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक होती है। शैशवावस्था 5 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है, या हम इसको जन्म से 6 वर्ष भी बोल सकते हैं, या हम इसको जन्म से 5 वर्ष भी बोल सकते हैं। दोस्तों आप परेशान मत होइएगा, अगर आपको पेपर में जन्म से 6 वर्ष मिलती है तो आप इस पर टिक करिएगा, और अगर आपको जन्म से 5 वर्ष तक मिलती है तो आप इस पर टिक करिएगा, क्योंकि इस अवस्था को 5 से 6 वर्ष की अवस्था भी कहा जाता है, जन्म से 6 वर्ष भी और जन्म से 5 वर्ष की भी अवस्था इसको कहा जाता है। आगे देखिए, बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है, और बाल्य अवस्था के 2 भाग होते हैं। पहला होता है पूर्व बाल्य अवस्था जो 6 से 9 वर्ष तक होती है, दूसरी होती है उत्तर बाल्य अवस्था यानी कि 10 से 12 वर्ष तक होती है, और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक होती है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली अवस्था की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली अवस्था आती है हमारी गर्भावस्था। इसमें देखिए, यह अवस्था गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। आगे देखिए, इस अवस्था में बच्चे का गर्भ में ही शारीरिक विकास होता है। तो देखिए, इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास माँ के गर्भ में ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, विकास की प्रक्रिया सर से पैर की तरफ चलती है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। तो देखिए, विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की तरफ चलती है, यानी कि सबसे पहले एक बच्चे के सिर का विकास होता है, फिर उसकी भुजाओं का विकास होता है, और फिर अन्य अंगों का विकास होता है। आगे देखिए, इस अवस्था में विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो देखिए, इस अवस्था में विकास की गति बहुत तीव्र होती है, या बहुत तीव्र गति से होता है। आगे देखिए, इस अवस्था की 3 उपावस्थाएं होती हैं। पहली होती है बीजावस्था या डिंबावस्था, दूसरी होती है पिंडावस्था, और तीसरी होती है भ्रूणीय अवस्था। चलिए दोस्तों, इन तीनों उप अवस्थाओं को समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है डिंबावस्था या बीजावस्था। तो देखिए, यह अवस्था गर्भधारण के समय से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। तो ये कब से कब तक चलती है, यानी कि ये चलती है गर्भधारण से लेकर 2 सप्ताह तक, यानी कि 2 वीक तक ये प्रक्रिया चलती है। अगला पॉइंट देखिए, इस अवस्था में शिशु का आकार अंडाणु के समान होता है, यानी कि इस अवस्था में शिशु का आकार एक सुई की नोक जितना होता है, यानी कि इसमें शिशु का आकार बहुत ही छोटा होता है।
आगे देखिए, इस अवस्था में लगभग 10 दिनों तक शिशु अपनी मां से कोई भोजन प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि जब तक शिशु का शारीरिक विकास नहीं होगा तब तक शिशु अपनी मां से भोजन प्राप्त नहीं करेगा। कुछ समय बाद जब शिशु का शारीरिक विकास हो जाता है तब वह अपनी मां से भोजन ग्रहण करने लगता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था आती है पिंडावस्था। तो देखिए, यह अवस्था तीसरे सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक रहती है। तो देखिए, डिंबावस्था कब तक थी? वो थी जन्म से लेकर 2 वीक तक, यानी हम कह सकते हैं यह अवस्था शुरू हो जाती है 3 वीक से 2 मंथ तक। यह प्रक्रिया जो तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाती है और दूसरे महीने के अंत तक रहती है। आगे देखिए, इस अवस्था में गर्भपिंड मानव आकृति धारण कर लेता है, यानी कि उसके अंगों का विकास होने लग जाता है। जैसे हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है, त्वचा, ग्रंथियों, फेफड़ा, बाल आदि का निर्माण हो जाता है, यानी कि पिंडा अवस्था में शिशु का शारीरिक विकास हो जाता है, यानी कि उसके शारीरिक अंगों का विकास हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बालक के सिर का विकास होता है, फिर उसकी अन्य भुजाओं का विकास होता है, विकास चलता है सिर से पैर की ओर चलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तीसरी आती है भ्रूण अवस्था। तो यह अवस्था 3 माह से लेकर 9 माह तक रहती है, यानी कि यह अवस्था रहती है 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक। आगे देखिए, इस अवस्था में किसी नवीन अंग का विकास नहीं होता है, बल्कि पिंडावस्था में निर्मित अंगों का विकास होता है। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में किसी भी नए अंग का विकास नहीं होता, बल्कि जो पिंडावस्था में निर्मित अंग हैं उन्हीं का विकास इस अवस्था में होता है। आगे देखिए, इस अवस्था में मानव शिशु की आकृति का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि जो शिशु का एक सुई की नोक के बराबर जो आकार होता है वो आकार एक मानव आकृति में पूर्ण रूप से बदल जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि शिशु एक पूर्ण मानव आकृति ले लेता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी, जो दूसरी अवस्था होती है। तो देखिए, शिशु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फेंसी कहते हैं। तो देखिए, इन्फेंसी शब्द लैटिन भाषा के इन्फेरी शब्द से बना होता है और जिसका अर्थ होता है बोलने के अयोग्य, यानी कि इन्फेंसी शब्द लैटिन भाषा के इन्फेरी शब्द से बना होता है जिसका अर्थ होता है बोलने के अयोग्य। तो देखिए, यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक होती है। आगे देखिए, बालक ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, अर्थात बालक शब्दों और हावों भावों के माध्यम से संवाद करता है। तो देखिए, शैशवावस्था में बालक क्या होता है? बालक बोलने के अयोग्य होता है, यानी कि बालक बोल नहीं पाता है, तो वह बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, कुछ चीजों को देखकर, कुछ सुनकर, कुछ हाथ पैर चलाकर। इस तरह से बालक क्या करता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है और शब्दों के हावों भावों के माध्यम से संवाद करता है, यानी कि जब हम एक छोटे बच्चे से बात करते हैं तो वो अपने हाथों पैरों से इशारे करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि बच्चा शब्दों और हावों भावों के माध्यम से संवाद करना सीखता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और शैशवावस्था के और बहुत सारे पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शैशवा अवस्था की परिभाषाओं के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट है सिगमंड फ्रायड के अनुसार बालक को भविष्य में क्या बनना है इसका निर्धारण इन्हीं 4-5 वर्षों में हो जाता है, यानी कि एक बालक भविष्य में क्या बनेगा इसका निर्धारण शैशवावस्था में ही हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक है, यहाँ पर देखिए सिगमंड फ्रायड। तो देखिए, इसमें से आप ये मंड लीजिए और आप इससे शब्द बनाइए डायमंड। अब दोस्तों देखिए, डायमंड शब्द में कितने अक्षर आते हैं? तो डा, या, मा, डा, यानी कि इसमें आते हैं कितने अक्षर? 4 अक्षर। और देखिए दोस्तों, अगर हम अंकी बिंदी को भी जोड़ते हैं तो इसमें कितने अक्षर आते हैं? 5 अक्षर इसमें आते हैं। तो देखिए, सिगमंड से आप याद रखिएगा डायमंड, और इन 4 अक्षरों और 5 अक्षरों से याद रखिएगा आप 4-5 वर्षों में हो जाता है सिगमंड फ्रायड। तो यानी कि डायमंड से आप सिगमंड फ्रायड याद रखिएगा
और बालक को भविष्य में क्या बनना है इसका निर्धारण 4-5 वर्षों। ये आप याद रखिएगा, इन दो से आप इन्हें याद रखिएगा। डायमंड में 4 अक्षर होते हैं तो 4 और 5 अंकी बिंदी लगाकर होते हैं तो 5 वर्षों में हो जाता है। देखिए दूसरी है गेसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख जाता है। यानी कि एक बालक 6 वर्षों में जितना सीख लेता है उतना वह 12 वर्ष में भी नहीं सीख पाता है। तो देखिए दोस्तों, इसको भी आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक है, अब देखिए ये जो गेशल है इस गे का आधा गे लीजिए आप, इसका आधा गे लीजिए। इस गे को जब आप सीधा करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। तो देखिए इस ग से आप गेशल शब्द याद रखिएगा और प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख जाता है। तो देखिए 6 वर्षों में तो 6 और ये इससे आप इसका दोगुना करेंगे तो आप इससे याद रखिएगा कितना, 12 वर्षों में दोगुना सीख जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों अब हम अगले डेफिनेशन देखते हैं। आगे देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। तो देखिए क्रो एंड क्रो ने शैशवावस्था को सबसे महत्वपूर्ण काल बताया है। तो देखिए दोस्तों आप इसको याद किस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए क्रो का अर्थ क्या होता है, एक कौवा। देखिए दोस्तों आपने एक कहावत सुनी भी होगी कि वक जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद और कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। तो देखिए कौवे जैसी क्या होनी चाहिए, चेष्टा, यानी कि कौवे जैसी चेष्टा सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। देखिए दोस्तों आप कौवे से क्रो याद रखिएगा और चेष्टा यानी कि सभी के लिए ये चीज महत्वपूर्ण होती है। तो आप इसको सबसे महत्वपूर्ण काल ये होता है, आप इसको इससे याद रख सकते हैं। दोस्तों ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में पूछी जाती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख जाता है, यह किसने कहा है। तो प्लीज़ दोस्तों आप इनको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो देखिए वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। दोस्तों आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, वैलेंटाइन और आदर्श काल। आगे देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्राय अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। तो देखिए थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से 6 वर्ष की आयु वाला बालक हमेशा स्वप्न देखता रहता है, यानी कि वो अपने सपनों की दुनिया में ही खोया रहता है। तो देखिए थॉर्नडाइक अर्ध स्वप्न अवस्था, थॉर्नडाइक अर्ध स्वप्न अवस्था। तो दोस्तों आप इसे ऐसे ही याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शैशवावस्था के उपनाम, यानी कि शैशवावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए फर्स्ट होता है भावी जीवन का निर्माण। देखिए शैशवावस्था में बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है, यानी कि बालक को शैशवावस्था में जो सिखाया जाता है वो उसके जीवन का निर्माण करता है। आगे देखिए, अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो देखिए इस अवस्था में बालक तर्क नहीं कर पाता है, तो ये क्या हो गई, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। आगे देखिए, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। तो देखिए इस अवस्था में बालक अपने परिवार के सदस्यों को देखकर अनुकरण करके सीखता है, यानी कि वह जिस तरह से अपने परिवार के सदस्यों को देखता है उसी तरह से वो क्रियाएं करता है। आगे देखिए, जीवन का महत्वपूर्ण काल। तो देखिए दोस्तों शैशवावस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल होती है। तो दोस्तों याद करिए ये किसने कहा था। तो देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण काल किसने कहा था। तो देखिए दोस्तों आपको क्रो से याद आया होगा, क्रो यानी कि कौवा। कौवे का क्या याद रखना था आपको, कौवे की चेष्टा सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये जीवन का महत्वपूर्ण काल किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। आगे देखिए, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। तो शैशवा अवस्था में बच्चे को जिस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं वही संस्कार आगे चलकर उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। आगे देखिए, खिलौनों की आयु। तो देखिए दोस्तों शैशवा अवस्था में बालक खिलौनों के माध्यम से खेलता है।
आगे देखिए समायोजन की अवस्था। तो देखिए शैशव अवस्था में बालक वातावरण के साथ समायोजन करता है, उस वातावरण में ढलने का प्रयास करता है। यानी हम कह सकते हैं शैशव अवस्था एक संकट की अवस्था होती है जब बालक वातावरण के साथ समायोजन करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं शैशव अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है शैशव अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। आगे देखिए शिशु का भार 3 किलोग्राम होता है, उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है। शिशु में जन्म के समय दांत नहीं होते हैं और जन्म के समय शिशु का हृदय 140 बार धड़कता है। तो देखिए दोस्तों शैशव अवस्था में विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। और तो दोस्तों जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है 3 किलोग्राम और उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है 270 और जन्म के समय शिशु में दांत नहीं होते और जन्म के समय शिशु का हृदय कितनी बार धड़कता है 140 बार धड़कता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जन्म के समय मस्तिष्क का भार होता है 300 किलोग्राम और 6 वर्ष के बाद 1250 या 1260 ग्राम हो जाता है। मांसपेशियों का विकास 23.4% या 25% भाग हो जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारे पूरे बॉडी में मांसपेशियों का विकास 25% या 23.4% हो जाता है। तो देखिए दोस्तों पेपर में इन दोनों में से आपको कोई सा भी मिल सकता है, आप उस पर ही टिक मार के आइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शैशव अवस्था की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आती है शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता। तो देखिए दोस्तों इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास जैसे शरीर के अंगों का विकास होना और मानसिक विकास यानी कि बालक वातावरण और परिस्थितियों में सामंजस्य एवं अनुकूल बनाना सीखता है। आगे देखिए सीखने में तीव्रता। तो देखिए शैशव अवस्था में बालक बहुत ही तीव्र गति से सीखता है, जैसे अपनी माँ को पहचानना या माँ को माँ कहकर पुकारना या किसी भी चीज को पकड़ना। इसमें क्या है बालक बहुत ही तीव्र गति से सीखने लगता है। आगे देखिए दोहराने की प्रवृत्ति यानी कि बालक अनुकरण करके सीखता है। जैसे आप किसी बच्चे को जब कोई खिलौना देते हैं तो वह बच्चा उस खिलौनों को बार बार मुंह में देता है, उसके आसपास जो चीजें होती हैं वह उनको उठाकर मुंह में रख लेता है। तो ये क्या है बच्चे में यह दोहराने की प्रक्रिया होती है। आगे देखिए जिज्ञासा की प्रवृत्ति यानी कि बालक को हर चीज के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा रहती है, इसीलिए जब बच्चे को खेलने के लिए कोई खिलौना दिया जाता है तो उस खिलौनों को वह तोड़ देता है और तोड़कर उसमें ये देखने का प्रयास करता है कि इसमें क्या है और कभी उन खिलौनों को अपने दांतों से काट देता है। तो उसमें हर चीज को जानने की जिज्ञासा रहती है। आगे देखिए स्व प्रेम की भावना। तो देखिए दोस्तों इस अवस्था में बालक चाहता है कि उसके पेरेंट्स केवल उसी को प्यार करें, उसके भाई या बहन को प्रेम ना करें। यानी कि जैसे उसके पास कोई खिलौना होता है तो वो अपना खिलौना किसी को नहीं देता है बल्कि उस खिलौने से खुद ही खेलता है। आगे देखिए नैतिक भावना का अभाव। तो देखिए इस अवस्था में बालक को अच्छे और बुरे के बारे में कोई ज्ञान नहीं रहता है, वह सिर्फ वही कार्य करता है जो उसे अच्छा लगता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। आगे देखिए कल्पना की सजीवता। तो देखिए इस अवस्था में बालक काल्पनिक बातों को वास्तविक मानने लगते हैं। यानी कि अगर बच्चे को कोई कहानी सुना दी जाए वो उस कहानी को क्या मानने लगते हैं वास्तविक मानने लगते हैं। तो बच्चे इस अवस्था में कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, काल्पनिक पात्रों को देखना पसंद करते हैं। यानी कि इस अवस्था में बालक कल्पना की दुनिया में ही खोए रहते हैं। आगे देखिए दूसरों पर निर्भरता। तो इस अवस्था में बालक अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो प्रेम के लिए निर्भर रहना हो या भोजन के लिए निर्भर रहना हो या अन्य किसी भी आवश्यकता के लिए। तो इस अवस्था में बालक दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं शैशव अवस्था का स्वरूप क्या है।
तो देखिए शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है, अतः उसे ऐसे विषयों की शिक्षा देनी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लेकर आए। तो देखिए इस अवस्था में बालक अपने कल्पना जगत में ही खोया रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बालक वास्तविकता को जान सके। आगे देखिए, शिशु के प्रति सदैव प्रेम, शिष्ट एवं सहानुभूति रखनी चाहिए। आगे देखिए, शिशु को आत्मनिर्भर बनने और स्वयं सीखने व कार्य करने के अवसर देने चाहिए और उचित एवं अनुचित के बारे में बताना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शिशु को ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए जिससे वो वह खुद क्रिया करके सीख सके। आगे देखिए, स्ट्रैंग के अनुसार शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है। तो दोस्तों ये बात स्ट्रैंग ने भी कही है कि बालक अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर कोई भी चीज़ बालक को खेलने के माध्यम से सिखाई जाए तो वह उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो दोस्तों हम अपने चैनल लेट्स स्ट्राइव पर यूपी टेट की फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।